ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 3 नंबर का एवरेज मिल जाएगा। हालांकि हम एवरेज यहाँ भी निकाल सकते थे, यहीं इसी जगह पर, लेकिन बस हम अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस का उपयोग करना सीख रहे हैं। ठीक है। जब हमारे एक प्रोग्राम में हमें कई सारे काम करने होंगे ना, तब आप फंक्शन बना के अगर कई सारे काम करोगे तो आपका प्रोग्राम नीट एंड क्लीन दिखेगा और आपको आपका प्रोग्राम मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स से आज हमने फंक्शंस के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हम फंक्शंस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शंस को हम किस तरीके से कॉल करते हैं। अगर आपको ये सारी बातें इस नोट्स से पढ़नी है तो आपको पता है कि आप इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको मोर बटन मिलेगी, आप इस पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करके उन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बनाई हुई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 29th वीडियो में आज हम फंक्शंस के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं एवं हम फंक्शंस को किस तरीके से डिक्लेयर, डिफाइन एवं कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक छोटा प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष काम को पूरा करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, एवरेज निकालना या कोई मैसेज प्रिंट करना। तो जैसे कि हम यहाँ डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम है, यह छोटा प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। यह प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट देता है ताकि पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो फंक्शन का मेन काम क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ा सा प्रोग्राम है। ठीक है। इस बड़े से प्रोग्राम में क्या होगा, काफ़ी सारी लाइन्स लिखी होंगी, है ना। अब क्या है कि इतनी सारी लाइंस लिखी हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया इस कोड में तो उस लाइन को ढूंढना और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस के फॉर्म में लिखें, ठीक है, लाइंस वही सब रहें लेकिन इन लाइंस को हम क्या करें, फंक्शंस के अंदर लिखें, है ना, तो क्या होगा कि हमें इस प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। मैनेज करना आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें जिस भी फंक्शन में एरर मिलेगी बस हम उसी फंक्शन को चेक करेंगे कि इस फंक्शन में क्या गड़बड़ है, बाकी फंक्शंस को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को रीड करना भी आसान हो जाता है, प्रोग्राम को डिबग करना मतलब एरर फाइंड करना भी आसान हो जाता है और प्रोग्राम को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस की मदद से। अब हम समझते हैं कि किसी फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं या किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन डिक्लेरेशन बोले या फंक्शन प्रोटोटाइप बोले तो आप समझ जाना दोनों एक ही चीज़ बोली जा रही है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, यह कंपाइलर को पहले से बता देता है कि आगे प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन आने वाला है और वह कैसा दिखेगा। ठीक है। क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी सारे फंक्शंस लिखें, है ना। तो ये जो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं, कंपाइलर तो हमारे प्रोग्राम को एक एक करके रीड करता है ना, लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेकिन नीचे कौन कौन से फंक्शंस आने वाले हैं इस बात को अगर हम पहले ही डिक्लेयर कर देंगे तो कंपाइलर को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है। और वो रेडी रहेगा आगे उन फंक्शंस को सर्व करने के लिए। ठीक है, उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले से रेडी रहेगा। हालांकि कंपाइलर को पहले से इंफॉर्मेशन देना, उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपाइलर को जब हम डिक्लेरेशन करते हैं किसी फंक्शन का कंपाइलर के लिए तो हम बताते हैं कि उस फंक्शन का नाम क्या है, जो फंक्शन आपको अभी आगे मिलेगा, किस प्रकार का डेटा रिटर्न करेगा वो फंक्शन और कितने पैरामीटर्स होंगे, उनके डेटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, उनके डेटा टाइप क्या है, ये सारी बातें हम पहले से बताएंगे, है ना। पहले से बताना ज़रूरी क्यों है इस बात को भी अभी हम समझेंगे, है ना। अपने आगे जो हमें एग्जाम्पल पढ़ना है उस एग्जाम्पल में इस बात को समझेंगे कि अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फंक्शन डिक्लेरेशन की वजह से कंपाइलर फंक्शन को पहचान लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस बात को पहले भी समझा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है, फंक्शन को हम
किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम है ना। फंक्शन का नाम लिखना ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शन आने वाला है अभी प्रोग्राम में आगे, और ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके अलावा कौन कौन से वैल्यूज़ इनपुट में लेगा, है ना। मतलब पैरामीटर्स क्या क्या होंगे इस फंक्शन के, ये भी हमें बताने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर देखकर, ये पूरा सिंटेक्स देखकर थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होगी, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये जो ऊपर इतनी बड़ी लाइन लिखी है, इसको कितने छोटे में यहाँ पे देखिए, जब हम यूज़ करते हैं तो कितनी छोटा सा चीज़ हमें लिखना पड़ता है। देखिए फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, और रिटर्न टाइप इंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे 2 बार इंट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 2 इंटीजर वैल्यूज़ एज अ इनपुट लेगा, इनपुट में 2 इंटीजर वैल्यूज़ लेगा, कौन, ये फंक्शन। इसके बाद देखिए नोट्स में आपके लिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि इस फंक्शन का नाम ऐड है, यह इंटीजर प्रकार का रिजल्ट वापस करेगा, और इसके 2 इंट प्रकार के पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से, ए और बी, है ना। हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए हम ए और बी लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको न लिखें, ठीक है। इसको हटा दूंगा, इसका सेंस नहीं है यहाँ पे बस इतना ही कि इसके 2 इंट प्रकार के पैरामीटर हैं, है ना, 2 पैरामीटर हैं इंट प्रकार के, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फिर जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे तब हम उसमें लिखेंगे कि जो इंट प्रकार के जो पैरामीटर हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो बात की बात है। अब आप यहाँ पे देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी है, हमें फंक्शन को शुरुआत में डिक्लेयर करना ज़रूरी क्यों है। कंपाइलर को पहले से जानकारी देने के लिए कि आगे प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शन उपयोग होने वाले हैं। उसके बाद फंक्शन को मेन से पहले कॉल करते समय एरर ना आए, ठीक है। इसका मतलब सिंपली यही है कि मेन फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन को कॉल करें तो वहाँ पे कोई एरर ना आए, ठीक है। अगर हमने डिक्लेरेशन किया है मेन से पहले तो कोई एरर नहीं आएगी। बड़े प्रोग्राम में फंक्शन को कहीं भी डिफ़ाइन किया जा सके, अगर हमारे पास प्रोग्राम हमारा बड़ा है तो हम अपने जो फंक्शंस है उसको कहीं भी डिफ़ाइन कर सके। अभी डिफ़ाइन करना आपने नहीं समझा है, लेकिन अभी हम इसके जस्ट बाद समझेंगे कि डिफ़ाइन करना क्या होता है। तो बड़े प्रोग्राम में हम फंक्शन को कहीं भी डिफ़ाइन कर सके, मतलब एक बार जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, है ना, मेन से पहले, उसके बाद अपने फंक्शन का डेफिनेशन आप कहीं भी लिख सकते हो पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। कोड को व्यवस्थित बनाने के लिए, है ना, उससे क्या होता है, जब हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन को तो उससे हमारा कोड जो है व्यवस्थित दिखता है, हमें पता होता है कि कौन कौन से फंक्शंस का उपयोग होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन का एक सरल सी प्रोग्राम बना है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में देखिए कि सबसे पहले आप ये मान लीजिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन किया गया है। अगर ये फंक्शन डिक्लेरेशन ना होता, मान लीजिए नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आती, पहले इसको हम समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले कंपाइलर ने इंक्लूड किया किसको, stdio.h नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये नहीं है हमारे प्रोग्राम में। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारा मेन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, मेन फंक्शन मिल गया कंपाइलर को। उसके बाद में कंपाइलर ने क्या किया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके बाद में कंपाइलर को मिला ये ऐड फंक्शन का कॉल, है ना। अब कंपाइलर को नहीं पता कि ये ऐड फंक्शन क्या है, कंपाइलर को पता ही नहीं है, क्योंकि जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है इसमें कोई ऐड फंक्शन है नहीं, और कंपाइलर को पता भी नहीं है कि ऐड फंक्शन क्या करता है और किस काम आता है, ठीक है। तो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि ऐड फंक्शन 2 नंबर को ऐड करेगा, लेकिन कंपाइलर के लिए तो ऐड भी बराबर है, सब्ट्रैक्ट भी बराबर है, वो तो फंक्शन डेफिनेशन में आप क्या कहते हो, कंप्यूटर आपका वही करेगा, कंपाइलर आपका वही करेगा, ठीक है। तो जब कंप्यूटर इसको देखेगा, ये कंपाइलर इसको देखेगा ऐड फंक्शन को, तो वो ये ऐड फंक्शन नहीं जानता, तो यहीं पे हमको मिल जाएगी एरर कि अननोन फंक्शन, है ना, एग्जीक्यूटेड, मतलब अननोन फंक्शन हमें मिला है ना, गॉट अननोन फंक्शन, ऐसा कुछ एरर मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को नहीं पहचान पा रहा है कौन, हमारा कंपाइलर, और वो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। हालांकि आपने देखिए फंक्शन का डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कंपाइलर को ये मिलता कि ये है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करता है, 2 इनपुट लेता है, दोनों को ऐड करके उनका जो रिजल्ट है वो रिटर्न करता है। लेकिन कंपाइलर ने जब यहाँ पे ऐड फंक्शन देखा तो उसको पता ही नहीं है कि ऐड का मतलब क्या है, क्योंकि कंपाइलर तो अभी नीचे गया ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम
डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। अब जब दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, सबसे पहले जो कंपाइलर था उसने इंक्लूड किया stdio.h को, उसके बाद में फंक्शन कंपाइलर को ये लाइन मिली। ये लाइन क्या मिली? तो इस लाइन में हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि देखो अभी आगे प्रोग्राम में तुमको एक ऐड नाम का फंक्शन मिलेगा जो 2 इंटीजर वैल्यूज़ को क्या लेगा, इनपुट लेगा, और एक इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने कंपाइलर को पहले बता दिया कि तुम्हें ऐड नाम का एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का। तो कंपाइलर बोला ठीक है, तो मुझे ऐड फंक्शन मिलेगा, मैं रेडी हूँ उसके लिए। अब कंपाइलर नीचे जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर जाएगा, रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, और जैसे ही ऐड फंक्शन मिलेगा तो कंपाइलर समझ जाएगा अच्छा ये वही ऐड फंक्शन है जो मुझे शुरुआत में बताया गया था। इसका मतलब इस ऐड फंक्शन की डेफिनेशन कहीं नीचे लिखी होगी, तो जैसे ही ऐड फंक्शन जैसे ही फंक्शन कॉल आएगा, ऐड फंक्शन के लिए कॉल आएगा, तो कंट्रोल डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ पे, मेन फंक्शन के बाहर चला जाएगा और सर्च करने लग जाएगा किसको, ऐड फंक्शन को। और जैसे ही मेन फंक्शन के बाहर कंट्रोल आएगा तो उसको ये ऐड फंक्शन मिल जाएगा, है ना, कंपाइलर को ये ऐड फंक्शन मिल जाएगा। और कंपाइलर क्या करेगा, ये दोनों पैरामीटर्स को इनपुट दे देगा। ठीक है, ये 5 चला जाएगा x में और 7 चला जाएगा y में। ठीक है, ऑर्डर हमें कभी भी नहीं बदलना है। 5 पहले लिखा है तो ये 5 पहले ही वाले वेरिएबल में जाएगा और ये 7 दूसरे ही वाले वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन के अंदर है कि x और y को जोड़ो, तो x और y को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, 5 + 7, और ये वैल्यू जो 12 आई है ना, ये रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर ये 12 रिटर्न हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे आ गया इस ऐड फंक्शन की जगह पर, है ना। और उसके बाद में क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या हो गया, रिजल्ट इक्वल टू 12। तो मतलब ये 12 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 12 स्टोर हो जाएगा इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद में ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आएगा सम इक्वल टू %d, %d मतलब रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, मतलब सम इक्वल टू 12 आ जाएगा। उसके बाद में रिटर्न ज़ीरो क्यों, क्योंकि जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हमने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से देखिए होता है ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये फंक्शन डेफिनेशन है जहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल है जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल में अंतर दिया हुआ है। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन का परिचय, मतलब फंक्शन का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इस तरीके से हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन मतलब फंक्शन का पूरा बॉडी, है ना, जो हम लिख रहे हैं, जैसे रिटर्न x + y, ये पूरा फंक्शन का बॉडी है जो कि हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद में फंक्शन कॉल, जो कि हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर से। ठीक है, और हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस एग्जाम्पल में हम इस तरीके से कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन में कुछ ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि रिटर्न टाइप सही होना चाहिए, है ना, रिटर्न टाइप हमेशा सही लिखना। आप पैरामीटर का टाइप और ऑर्डर मैच होना चाहिए। अगर आपने डिक्लेरेशन में बोला है कि 2 इंटीजर वैल्यू, है ना, दी जाएगी इनपुट में, तो आप 2 इंटीजर वैल्यू दीजिए। अगर आप एक इंटीजर एक फ्लोट बोल रहे हैं तो उनका ऑर्डर सही रखिए। अगर आपने पहले इंटीजर बोला है तो पहले इंटीजर दीजिए, बाद में फ्लोट बोला है तो फ्लोट दीजिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद एंडिंग में सेमीकोलन जरूरी है। जब आप डिक्लेरेशन करते हो तो डिक्लेरेशन मेन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, जब भी डिक्लेयर करोगे तो वो हमेशा मेन से पहले लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है, इजी सा एग्जांपल है। यहाँ पे इस एग्जांपल देखिए इंक्लूड नहीं किया है हमने stdio.h को, हालांकि करना है, आप यहाँ पे शुरुआत में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब एक हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है ना, हमने डिक्लेयर किया है एक एवरेज नाम के फंक्शन को, जो कि 3, है ना, फ्लोट टाइप की वैल्यू एज अ इनपुट लेगा और एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। और उसके बाद देखिए जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर हम गए तो यहाँ देखिए एवरेज फंक्शन को कॉल कर दिया गया। ठीक है, एवरेज फंक्शन को कॉल कर दिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, भले हमने यहाँ 10 लिखा है लेकिन इंटीजर टू फ्लोट क्या हो जाती है, टाइप कास्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल आएगा, है ना, तो फंक्शन कॉल आते ही कंपाइलर क्या करेगा, कंट्रोल लेके जाएगा इस एवरेज फंक्शन में, है ना। एवरेज फंक्शन में 3 इनपुट है, तो पहला वाला जो 10 है वो x में चला जाएगा, दूसरा वाला 20 y में चला जाएगा और तीसरा वाला 30
z में चला जाएगा, ठीक है। और 0.0 लगा देंगे अपने से, क्यों? क्योंकि ये तीनों वेरिएबल क्या है, फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। तो भले हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं लेकिन यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, फ्लोट हो जाएंगे, इनकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये तीनों जो नंबर होंगे इनका सम होकर 3 से डिवाइड हो जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा, जो एवरेज आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक, कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, है ना। इनका जो भी एवरेज आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, ठीक है। इनका एवरेज क्या आएगा, 60 डिवाइड बाई 3, है ना, मतलब 20 आएगा, ठीक है। अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 20 आएगा। तो अगर हम 20 मान लेते हैं 20 आता है तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी और इस लाइन में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 3 नंबर का एवरेज मिल जाएगा। हालांकि हम एवरेज यहाँ भी निकाल सकते थे, यहीं इसी जगह पर, लेकिन बस हम अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस का उपयोग करना सीख रहे हैं, ठीक है। जब हमारे एक प्रोग्राम में हमें कई सारे काम करने होंगे ना, तब आप फंक्शन बना के अगर कई सारे काम करोगे तो आपका प्रोग्राम नीट एंड क्लीन दिखेगा और आपको आपका प्रोग्राम मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के पैरामीटर नाम अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप और काउंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं तो पैरामीटर के नाम आप अलग दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पैरामीटर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लोट A B C लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, है ना। तो इनके नाम अलग हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ लिख दो फ्लोट A, फ्लोट B, फ्लोट C, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे XYZ कर दो तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको जो उनका टाइप है और काउंट है ना, ये जो पैरामीटर्स हैं इनका टाइप, कि फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ पे लिखी है तो आपको यहाँ पे भी फ्लोट टाइप की वैल्यू ही रिसीव करनी है, ये सेम होना चाहिए। आप जितने पैरामीटर डिक्लेरेशन में बता रहे हो उतने पैरामीटर आपके डिक्लेरेशन में भी होने चाहिए, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या बातें सीखी, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शंस को पहले से इंट्रोड्यूस करता है। अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर के लिए फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पहले से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे कंपाइलर को फंक्शन की जानकारी मिल जाती है। जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया तो उससे कंपाइलर को क्या मिल जाता है, फंक्शन की जानकारी कि आगे के प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शंस आने वाले हैं। पैरामीटर टाइप, ऑर्डर और रिटर्न टाइप का मिलान जरूरी है। कब जरूरी है, जब हम फंक्शन को पहले क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें, और डिक्लेरेशन के बाद जब हम फंक्शन को कॉल करें और फंक्शन को डिफाइन करें, ठीक है। दोनों केसेस में देखिए, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल, इन तीनों में ही फंक्शन का जो पैरामीटर का टाइप होगा, ऑर्डर होगा और रिटर्न टाइप होगा वो मैच करना चाहिए, ठीक है। आपने अगर एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है तो जिस तरीके से आपने डिक्लेयर किया है उसी तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बड़े प्रोग्राम में यह बहुत उपयोगी होता है। कौन उपयोगी होता है, फंक्शंस उपयोगी होते हैं किसमें, बड़े प्रोग्राम में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स से आज हमने फंक्शंस के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हम फंक्शंस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और फंक्शंस को हम किस तरीके से कॉल करते हैं। अगर आपको ये सारी बातें इस नोट्स से पढ़नी है तो आपको पता है कि आप इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको मोर बटन मिलेगी, आप इस पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करके उन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बनाई हुई हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर नाम के फोल्डर पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।